केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर ऐलान कर दिया है और इस ऐतिहासिक निर्णय से अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला। सामाजिक स्थितियां कैसी बनती हैं, इसे समझने के लिए हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग में आए हैं। समाजशास्त्र विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं प्रोफेसर आशीष सक्सेना सर मेरे साथ में हैं। सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो गणना होने जा रही है, सामाजिक स्तर पर इसके क्या कंसिक्वेंसेस देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात तो है कि हम लोग सिर्फ ये कह सकते हैं कि जातीय जनगणना जो है वो जाति की क्या संख्या है उसको अंकित करेगा, लेकिन इसके द्वारा उसके रिपरकेशंस क्या हो सकते हैं, हमें लगता है कि पॉलिसीज़ और स्ट्रेटजीज़ जो बनानी है वो बात का निर्णय है। पहले तो हम लोग ये अपने आप को इवेल्युएट कर लेंगे क्या संख्या है और उस हिसाब से हम लोग क्या पॉलिसीज़ बना सकते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि कौन व्यक्ति या कौन जाति जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है, उसके हिसाब से फिर हम लोग उसको एक डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसको क्या बेनिफिट देना है या नहीं देना है। लेकिन ये तो अभी बैक स्टेज की बात है हमारे हिसाब से। तो जी, तो इससे ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कई सारी जातियां थी जिनको फ़ायदे नहीं मिल रहे थे, उनकी भागीदारी नहीं हो रही थी, उनकी भागीदारी बढ़ेगी। लेकिन क्या इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी होगा कि बहुत सारी जातियां जिनकी भागीदारी ज़्यादा है और उसके बाद में उनके बीच में म्यूचुअल ऐसी स्थितियां आ सकती हैं जिससे समाज के लिए दूसरी स्थिति पैदा हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हर एक व्यक्ति की और हर एक जाति की अपनी जो पहचान है, अस्तित्व है, उसको सरफेस पर लाने की ज़रूरत है। इसको हम खास करके जो हम लोग कह सकते हैं ना कि जैसे डेमोक्रेसी, कई बार हम लोग कहते हैं कि जो आपका प्रजातंत्र है वो फेल हो गया क्योंकि उसने सबको बराबर का हिस्सा नहीं दिया रिप्रेजेंटेशन के लिए, कुछ चुनिंदा लोग को दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं मल्टीकल्चरल थ्योरी की, जिसमें कि आपका बहुसांस्कृतिक जो संदर्भ है, जिसमें कि पब्लिक स्फीयर में जो है सभी लोग की जो स्पेस है उसको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। तो हमें लगता है कि चाहे वो उच्च वर्ग है चाहे निम्न वर्ग है, हर एक वर्ग को अपनी पहचान, अपना अस्तित्व जो है उसको सबके समक्ष लाने की ज़रूरत है। दूसरा एक जो सबसे बड़ा कारण है इसको लाने का वो इसलिए भी है क्योंकि आज जो हमारा एक जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पहले शायद हम लोग भारत की बात करते थे, लेकिन आज हम विश्व की बात कर रहे हैं। तो आज हमारी जो पहचान है वो वैश्विक स्तर पर होगी, जो भूमंडलीकरण जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँच गई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब आपकी पहचान जो है वो सिर्फ भारत से सीमित ना रह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आपको उसको उजागर करने की ज़रूरत है। और इसके नाते विभिन्न जातियां, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन है, उसको कहीं ना कहीं हम लोग को सरफेस पर, ग्लोबल लेवल पर लाने की ज़रूरत है। और ये जो आपकी जातीय जनगणना है ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिसके द्वारा कौन सी जाति की संख्या क्या है, क्षेत्र वाइज या आप कह सकते हैं व्यवसाय के हिसाब से, या हम लोग कह सकते हैं कि शैक्षणिक स्थिति के हिसाब से, उसको सरफेस पर लाने की ज़रूरत है। जिसके कारण कहीं ना कहीं जो आपका विभिन्न अगर कई प्रायोजन है, कुछ कार्यक्रम या कुछ नीतियाँ उनके लिए निर्धारित करनी है, तो उसका सही तरीके से आकलन किया जा सके। सर, एक प्रश्न और है कि जातीय जनगणना हो रही है, लेकिन इसके बाद सवाल उठता है कि इसका इस्तेमाल, नंबर्स का इस्तेमाल कैसे होगा? देखिए, नंबर्स की जब बात आती है, नंबर्स को हमेशा प्ले किया जाता है। इकोनोमेट्रिक्स शायद नंबर प्ले करती है कि वो आंकड़े बताती है और उसके हिसाब से जो है चाहे वो पर कैपिटा इनकम है या कोई भी ऐसी स्थिति होती है, तो नंबर्स जो है वो, तो नंबर गेम इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। लेकिन नंबर गेम का किसके साथ इक्वेट कर रहे हैं, हमें लगता है कि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो नंबर गेम है वो क्या हम लोग सिर्फ नंबर के आकलन पर देख रहे हैं, या हम नंबर के साथ साथ उनको क्या फ़ायदे दे सकते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का पक्ष भी इसमें आ जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि माइनॉरिटी जो है वो ज़्यादा फ़ायदे ले रही है और मेजॉरिटी जो है कम फ़ायदा ले पा रही है, अगर ऐसी बात आती है तो हमें लगता है कि एक इक्वल प्लेटफॉर्म पर सबको लाने की ज़रूरत है और पॉलिसीज़ का निर्धारण ऐसा हो जिसमें कि नंबर मैटर कर सकता है। या दूसरा तरीका ये है कि जब हम लोग नंबर्स की बात को करते हैं तो नंबर्स का मतलब ये भी नहीं है कि जो ज़्यादा नंबर है वो हमेशा अनसक्सेसफुल रहेगा या सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अब चीज़ें बदल गई हैं और ये जो नंबर, हायर नंबर का मतलब ये नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि हिस्टोरिकली सही था या चला आ रहा है। आज जो नया वर्तमान भारत है, इसमें जो ऐतिहासिक संदर्भ की जो बातें थी वो कहीं ना कहीं बेमानी हो जाती हैं, क्योंकि जो पुराना जो कंस्ट्रक्ट था,
जो जाति का जो कंस्ट्रक्ट था वो कहीं ना कहीं कॉलोनियल कंस्ट्रक्ट था, कि जैसे जाति को एक व्यवसाय के साथ जोड़ा जाता था या जाति को एक खास कह सकते हैं शिक्षा के साथ जोड़ा जाता था। लेकिन आज के दशक में हम लोग देखते हैं कि कोई भी जाति कोई भी व्यवसाय में जा सकती है, कोई भी शिक्षा ग्रहण कर सकती है। ऐसा कोई कह सकते हैं कि निर्धारण नहीं है कि कोई जाति ये कार्य नहीं कर सकती है। तो जब ऐसी फ्रीडम उत्पन्न हो गई है तो हमें लगता है कि फिर जाति, कोई भी जाति किसी भी चीज़ को जो पाना चाहती है वो पा सकती है। सर, जब बात नंबर्स की हो रही है तो नंबर्स के साथ में तो पॉलिटिकल गेम होंगे, एडवांटेज कहाँ देख रहे हैं आप? देखिए पॉलिटिकल गेम्स तो देखिए पॉलिटिक्स ऑफ नंबर्स अगर बात आती है तो कई बार वो जो इक्वेशंस है वो फेल भी कर जाती है। हमें लगता है कि एग्जिट पोल जो है अब साफ साफ बताते हैं कि जो नंबर्स आते हैं और उसके विपरीत रिजल्ट्स आते हैं उस तरह से। तो हमें लगता है नंबर गेम्स जो है वो तो बेमानी है, बट नंबर गेम प्रैक्टिस में क्या है हमें लगता है उसको हम लोग को समझने की ज़रूरत है कि नंबर गेम्स सिर्फ संख्या के नाम पर हैं, जो न्यूमेरिकल है तब तो कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन नंबर गेम अगर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन की बात को करता है या उसका सही आंकलन करता है तब हमें लगता है उस नंबर की वैल्यू है। जी, नंबर गेम में जब सर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि इससे रिजर्वेशन पर भी डिबेट होगी। रिजर्वेशन पर इस पर क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप? देखिए रिजर्वेशन में हम लोग कह सकते हैं कि एक नए प्रकार का इक्वेशंस उत्पन्न हो सकती हैं। जाहिर बात है कि जो एक रिजर्वेशंस के तहत ज़्यादा फ़ायदा ले पा रहे थे या ले रहे थे उनका जो कह सकते हैं उनको जो लाभ हैं वो कम भी हो सकते हैं और कम होने भी चाहिए उस तरह से, और उसी के अनुपात में जिनको फ़ायदा नहीं हो रहा था शायद उनको फ़ायदा ज़्यादा मिलना चाहिए। ऐसा भी देखा गया है कि हम लोग बात करते हैं जाति के अंदर जाति, कास्ट के अंदर कास्ट, खास करके हम लोग सब कास्ट की बात को कर रहे हैं। तो ऐसा भी देखा गया कि एक विशिष्ट जाति जो है उसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा ले लिया है और अन्य जाति जो है अभी तक उसको जो फ़ायदा है वो हासिल नहीं कर पाई। हो सकता है उनकी संख्या भी ज़्यादा है लेकिन तभी भी कुछ खास चुनिंदा जाति जो है सिर्फ फ़ायदा ले पा रही है। तो हमें लगता है कि इस प्रकार के आकलन से, जिसमें कि जाति नंबर्स की बात नहीं है, जाति के साथ उसके फ़ायदे और जाति के साथ क्या क्या उपलब्धि है, अगर दोनों को जब समीकरण करके देखेंगे तो शायद स्थिति बदले। जी, सेंसस कराने के बाद जो इसको एग्जीक्यूट करेगा क्या उसे फ़ायदा होगा या दूसरी पार्टीज को? जो इम्प्लीमेंट नहीं, हमें लगता है कि देखिए नंबर्स को आप कैसे यूज़ करना चाहते हैं। देखिए कास्ट हमने पहले भी कहा कि जब हम लोग बात करते हैं कि कोई भी जनगणना कर रहे हैं तो जनगणना सेंसस तो हमेशा न्यूट्रल रहा है। सेंसस का मतलब यही रहा है कि हर 10 साल के बाद हम लोग अपना असेसमेंट कर रहे हैं। लेकिन उसके कई बार जैसे हम रीजन की बात करते हैं, देखिए जनगणना में जाति तो एक एलिमेंट है लेकिन इसके साथ साथ आपकी भाषा भी है, उसमें आपका जेंडर भी आ जाता है, उसमें आपका ऑक्यूपेशन भी आ जाता है। हम उन इंडाइसिस को कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं पॉलिसीज़ के संदर्भ में, हमें लगता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसमें जो है जो सरकार है उसकी मंशा क्या है, वो किस प्रकार से कह सकते हैं इंक्लूजन की बात को करता है। हम लोग आज जो दौर की बात करते हैं उसमें हम लोग इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात को करते हैं। तो सभी को सम्मिलित करते हुए अगर हम लोग विकास कर रहे हैं तो हमें लगता है कि जो नंबर्स हैं वो बेमानी हो जाते हैं। जी जी, आखिरी सवाल सर, EWS के ऊपर इस सारी चीज़ों को क्या फ़र्क पड़ रहा है? देखिए EWS जो है वो एक खास पर्पज़ से बनाया गया था जिसमें कि जो आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए था। और उसका जो एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो ये था कि वह वर्गीय आधार पर होना चाहिए। और हमें लगता है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं उसमें भी यही है कि हम लोग जो जाति का आकलन कर रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो उसके फ़ायदे हैं, खास करके उसका जो एक क्लास डायमेंशन है, अगर हम लोग उसके तरीके से चीज़ों को देखें तो हमें लगता है कि EWS का उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि EWS तो इसी के लिए आकलन किया गया था कि जो अपर कास्ट के लोग हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं या कह सकते हैं कि अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको किस प्रकार का फ़ायदा दिया जा सकता है, चाहे उनका ज़मीन को लेकर है या शिक्षा को लेकर जो उनको फ़ायदा मिलना था वो नहीं मिल पाया तो वो भी तो वंचित हैं। हम लोग का परसेप्शन जो है हमें लगता है कि उसको बदलने की ज़रूरत है कि हम लोग सोचते हैं कि जो लोअर कास्ट है वही वंचित है, अपर कास्ट भी तो वंचित हो सकता है। तो हम लोग को अपना पैराडाइम शिफ्ट करने की ज़रूरत है जिसमें कि क्लास डायमेंशंस पे, वर्ग के आधार पर अगर हम लोग चीज़ों को, बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी रहेगा और उसके द्वारा जो है जो जस्टिस होगा वो सही मायने में जस्टिस होगा। तो जस्टिस शुड बी बेस्ड ऑन द क्लास लाइन्स विद इन द कास्ट ऑल्सो। सो नंबर ऑफ कास्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन, या एक कास्ट का क्या रिप्रेजेंटेशन है वो आना चाहिए, लेकिन उसका उपयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं इक्विटेबल के लिए, इंक्लूजन के लिए, वो हमें लगता है वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए। तो समाजशास्त्रियों का कहना है कि जातीय जनगणना जितनी महत्वपूर्ण है उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन जातीय जनगणना के बाद में जो नंबर्स आते हैं उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है।
दिनेश सिंह, टीवी9 यूपी प्रयागराज। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।